गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, पेज नंबर 63 से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी और बच्चे नहीं आ पाए हैं अभी। पेज नंबर 63। टू सम अप, यहां से शुरू करेंगे। इन द लेट फर्स्ट सेकेंड अर्ली थर्ड सेंचुरीज, यहां से कुल मिलाकर यहां ये बताया गया है कि पहली, दूसरी और आरंभिक तीसरी सदी के दौरान आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशंस वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस। सेना और प्रशासन का जो नियंत्रण था वह रियासतों से धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। एज सिटीजनशिप स्प्रेड टू दीज रीजन्स, और यहाँ के लोगों को नागरिकता मिलने लगी। एंड वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली, और ऐसा इटली के अंदर भी देखा गया, और वहाँ भी नागरिकता जो है लोगों ने प्राप्त करनी शुरू कर दी। लोग अब आज़ाद होना चाहते थे, और इटली के क्षेत्र के लोग भी अब लंबे समय तक गुलाम नहीं रहे। बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन कंटिन्यूड टू डोमिनेट द सीनेट एट लीस्ट टिल द थर्ड सेंचुरी। लेकिन तीसरी सदी तक इटली मूल के जो इंसान थे उन लोगों ने सीनेट पर अपना प्रभुत्व बना के रखा। When senators of provincial origin became a majority, जब तक जो प्रांतीय स्तर पर सीनेटर्स के रूप में, प्रांतीय स्तर पर सीनेटर्स के रूप में और इटली के लोगों ने अपनी मेजोरिटी को बना के रखा। These trends reflected the general decline of Italy within the empire, और इस तरह की जो परंपराएं थी उससे ये इस बात का प्रमाण है कि अब साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होने लग गया। बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, पेज नंबर बेटा आपका 63 है, वहां से शुरू कर किया गया है। आगे आप ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर बेटा ये पता चल रहा है कि इटली के अंदर इस तरह की जो परंपराएं चल रही थी, इस तरह के जो ट्रेंड चल रहे थे, उससे पता लगता है कि जो रोमन साम्राज्य है पतन की तरफ जा रहा था। बहुत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से। एंड द राइज ऑफ न्यू एलाइट्स इन द वेल्दियर एंड द मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, वो मध्य सागर क्षेत्र के अंदर नए नए कुछ नए अभिजातों का उद्भव हुआ, और अधिक धनवान लोग उभरने लगे, और अधिक शहरी लोग उभरने लगे, सच एज द साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड द ईस्ट। और इसी तरह का स्पेन में भी हुआ, अफ्रीका में भी हुआ, और पूर्व में भी हुआ। ए सिटी इन द रोमन सेंस वाज एन अर्बन सेंटर with its own magistrates, city council and a territory containing villages which were under its jurisdiction। यहाँ क्या बताया गया है, एक शहर था जिसमें उसको रोमन साम्राज्य के अर्थ के अंदर ये समझना होगा कि यह एक शहरी केंद्र था, जिसमें कोई भी जो शहरी केंद्र होते थे उनके अंदर उनका अपना मजिस्ट्रेट होता था, जज होता था, सिटी काउंसिल होती थी, नगर परिषद होती थी, और टेरिटरी कंटेनिंग विलेजेस, और एक नगर क्षेत्र के अंदर जो गांव आसपास के पड़ते थे उन गांवों को भी अटैच किया जाता था, और इस तरह से उसका स्वत्व अधिकार क्षेत्र होता था, उस पे किसी दूसरे का नियंत्रण बहुत कम रहता था। 10 वन सिटी कुड
नॉट बी इन द टेरिटरी ऑफ अनदर सिटी, और इस प्रकार एक शहर दूसरे शहर के नियंत्रण में नहीं था। बट विलेजेस ऑलमोस्ट ऑलवेज वर, लेकिन गांव हमेशा नियंत्रण में रहते थे। विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटीज, गांवों को भी कभी कभी उनका दर्जा बढ़ा करके शहर का दर्जा दिया जाता था। एंड वाइस वर्सा, यूजुअली एज ए मार्क ऑफ इंपीरियल फेवर और अपोजिट। One crucial advantage of living in a city was simply that it might be better provided for during food shortages and even famines than the countryside. यहाँ ये बताया गया है कि अगर शाही शासन का किसी गांव की तरफ बहुत ज़्यादा तरफदारी है या उसका समर्थन करना चाह रहे हैं तो वो किसी भी गांव को शहर का दर्जा दे सकते थे। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर किसी शहरी क्षेत्र के अंदर खान पान की चीज़ों की कमी है, सूखा पड़ने वाले हालात पैदा हो गए हैं, तो किसी शहर को भी गांव का दर्जा दिया जा सकता था। डॉक्टर गैलेन ऑन हाउ रोमन सिटीज ट्रीटेड द कंट्री साइड, डॉक्टर गैलेन ने बताया है कि रोमन शहरों के साथ किस तरह से, यानी रोमन शहर जो होते थे वो देहात के साथ कैसा व्यवहार करते थे। द फेमाइन प्रेवेलेंट फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स इन मैनी प्रोविंसेस एज हैज क्लियरली डिस्प्लेड फॉर मैन ऑफ एनी अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ malnutrition in generating illness। यहाँ पे जब सूखा लंबे समय तक 1 साल 2 साल 3 साल यानी आगे पीछे लगे हुए वर्षों के दौरान लगातार नियमित रूप से पड़ने लगा तो स्पष्ट रूप से लोगों के लिए बात समझ में आ गई कि जो बीमारी का मेन कारण है वो कुपोषण है। यानी लोगों को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था, उसके अंदर पोषक पदार्थों की कमी थी जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। द सिटी ड्वेलर्स, जो शहर के अंदर भू उपयोग करता थे, जो शहर की बसावट का कार्य देखते थे, एज इट वाज देयर कस्टम टू कलेक्ट, जैसे कि यह परंपरा रहती है कि वो विभिन्न प्रकार के आंकड़े जुटाते हैं, एंड स्टोर इनफ ग्रेन, और अत्यधिक मात्रा में अनाज भी इकट्ठा कर लेते हैं, फॉर द होल ऑफ द नेक्स्ट ईयर इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, फसल की कटाई के तुरंत बाद, कटाई कढ़ाई के बाद और अगले साल तक का कंप्लीट ईयर का वो अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। कैरीड ऑफ ऑल द व्हीट, बार्ले, बीन्स, लेंटिल्स एंड लेफ्ट टू द पीजेंट्स वेरियस काइंड्स ऑफ पल्स आफ्टर टेकिंग क्वाइट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू द सिटी। यानी शहर के अंदर जो भी चीजें गांव में पैदा होती थी, जिसमें व्हीट, बार्ले, बीन्स, लेंटिल्स, ये जो भी चीजें पैदा हो रही थी ये अधिकतर शहरों के अंदर ले जाई जाती थी और गांव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत कम मात्रा में ये चीजें बचती थी। इस तरह की खाद्य पदार्थ बहुत कम बचते थे। आफ्टर कंज्यूमिंग व्हाट वाज द लेफ्ट इन द कोर्स ऑफ द विंटर, इस्तेमाल गर्मियों के समय के दौरान, वर्षा ऋतु में इस्तेमाल के दौरान जो बहुत कम मात्रा में ऐसा खाद्य पदार्थ बचता था जो सर्दियों में काम आए, द कंट्री पीपल हैड टू रिसोर्ट टू द अनहेल्दी फूड इन द स्प्रिंग, वे वसंत ऋतु के अंदर ही बहुत ही कुपोषित भोजन प्राप्त करना शुरू कर देते थे। दे एट ट्विग्स एंड शूट्स ऑफ द ट्रीज, वे पेड़ पौधों की पत्तियां, उनसे कंदमूल, उनकी जड़ें, उनके ठूंठ, ये सब खाते थे। बसेस एंड बल्ब्स एंड रूट्स ऑफ द इनएडिबल प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधों से जो भी उन्हें अवशेष मिल रहा था वो उसे खाते थे। पब्लिक बाथ्स वर ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द रोमन अर्बन लाइफ, सार्वजनिक स्नान जो है रोमन साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। व्हेन वन ईरानियन रूलर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस देम इनटू ईरान, जब एक ईरानी शासक ने ईरान के अंदर इसका परिचय कराया, ही एनकाउंटर्ड द रेथ ऑफ क्लर्जी देयर, उसने वहां पर एक जो है पादरी वर्ग की जो पादरी वर्ग का जो व्यवहार था या उसके जो कार्य थे उसके बारे में भी जानकारी प्रदान की। वाटर वाज सैक्रेड एलिमेंट, जो जल है वो एक बहुत ही पवित्र तत्व होता था। एंड टू यूज इट फॉर पब्लिक बाथिंग, और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक स्नान के रूप में मे हैव सीम्ड डिस्क्रेशन टू देम, ये उन लोगों को
बुरा महसूस हो रहा था। जो पुजारी लोग थे वो मानते थे कि सब लोगों के स्नान करने से पानी गंदा हो जाता है, सब लोगों को एक साथ स्नान करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि पुजारियों के लिए पानी साफ नहीं रह जाता है। एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो एंजॉयड ए मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन जो शहरी जनसंख्या थी वो इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में मनोरंजन का आनंद उठाती थी, लुत्फ उठाती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वन कैलेंडर टेल्स दैट द स्पेक्टेकुलर शोज फील्ड नो लेस देन 176 डेज ऑफ द ईयर। यानी इस तरह का जो क्षेत्र है जहां पे सार्वजनिक स्नान करने की जो अनुमति लोगों को मिलती है, 176 दिन वर्ष के अंदर लगातार उसमें लोग स्नान करने के लिए आते थे। यहाँ इस तरह का चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 63 पर ये चित्र है। ये स्नान घर के रूप में इस्तेमाल हुआ होगा। आगे देखिए, एम्पी थिएटर एट द रोमन कंटोनमेंट टाउन ऑफ द विंडोनिसा द इन मॉडर्न स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड, आधुनिक स्विट्जरलैंड के अंदर ये रोमन साम्राज्य के समय पर इस्तेमाल होने वाला ये एम्पी थिएटर है, जहाँ पे लोग नाटक वगैरह देखते थे। 1st सेंचुरी CE, ये पहली सदी के दौरान की बातें हैं। यूज्ड फॉर मिलिट्री ड्रिल, यहाँ पे आर्मी के लिए मिलिट्री ड्रिल कराए जाते थे, उनसे भी प्रैक्टिस कराई जाती थी। फॉर स्टैकिंग एंटरटेनमेंट फॉर द सोल्जर्स, और सैनिकों का भी इसमें मनोरंजन होता था। आगे इधर देखिए, एक्टिविटी 1, हु वर द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन थे? राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम एंड हाउ डिड द रोमन एम्परर मैनेज टू गवर्न सच ए वास्ट टेरिटरी। किस प्रकार रोमन साम्राज्य के शासक ने इतनी बड़े साम्राज्य को संभाला। हुज कोलैबोरेशन वाज क्रूशियल टू दिस। इसमें देखो सबसे ज्यादा योगदान ऑगस्टस का आता है, ऑगस्टस के उत्तराधिकारियों का आता है, टिबेरियस का आता है, गैलिनस का आता है, तो उससे पहले कॉन्स्टेंटाइन का भी आता है। तो इन सब ने मिल करके पहले इसको विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी रियासतों में बांटा, फिर छोटे शासकों को उनको प्रदान कर दिया, फिर एक कंप्लीट बड़ी सेना जो आर्मी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभा रही थी, और राजा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ये हमने कल भी आपको पढ़ाया था। और इसके अलावा एक इसमें सीनेट का भी रोल इसमें रहता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहां तक बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? द 3rd सेंचुरी क्राइसिस, पेज नंबर है 64। तीसरी सदी का संकट, इसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द 3rd सेंचुरी क्राइसिस, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। 3 मार्क्स में पूछते हैं। इट इज द 1st and 2nd सेंचुरीज। यह पहली और दूसरी सदी के दौरान की बात है। एंड लार्ज पीरियड ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ये उस समय शांति, आत्मनिर्भरता और आर्थिक बढ़ावे का अवसर था जिस समय ये चल रहा था, पहली और दूसरी सदी। याद रखिएगा, पहली और दूसरी सदी के अंदर तो ये तीनों चीजें अच्छी थी। शांति भी बनी रही, आत्मनिर्भरता, समृद्धशाली वातावरण था, आर्थिक समृद्धि भी थी, आर्थिक फैलाव भी देखने को मिला। 3rd सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन। लेकिन तीसरी सदी के आते ही और आंतरिक रूप से तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा होने लगी। फ्रॉम 230s, 230 के दशक के आसपास, एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। और साम्राज्य के अंदर 230 के दशक के आसपास इस साम्राज्य के अंदर ये देखा गया कि साम्राज्य को बहुत से मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। इन ईरान ए न्यू एंड द मोर एग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज्ड इन 225। 225 ईस्वी के आसपास ईरान के अंदर एक नए आक्रामक राजवंश की नींव रखी गई। दे कॉल्ड देमसेल्व्स द ससानियंस। उन्हें ससानी राजवंश के नाम से जाना जाता है। विद इन जस्ट 15 years वर एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ द यूफ्रेटिस। केवल 15 वर्षों की अवधि के दौरान इन्होंने फरात नदी की दिशा में बहुत तेजी से विस्तार किया। इन्हें फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन कट इन द 3 लैंग्वेजेस
ऐसा हमें कहाँ से पता लगता है? एक चट्टान पर लिखे हुए अभिलेख से ये बात पता चलती है, जिसमें एक शासक का विवरण वहां पे डाला गया है। उसमें एक भाषा के अंदर लिखा हुआ है, तीन भाषाओं में एक विवरण डाला गया है। वो क्या है देखिए, शापुर फर्स्ट, शापुर प्रथम कहते हैं इसे। द ईरानियन रूलर, जो ईरान का शासक था, शापुर प्रथम, क्लेम द ही हैड एनिहिलेटेड ए रोमन आर्मी ऑफ 60,000, उसने 60,000 की रोमन सेना को तहस नहस कर दिया है। इवन कैप्चर द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक, और उसने एंटियोक की राजधानी पर किया है। मीनवाइल ए होल सीरीज ऑफ ट्राइब्स और ट्राइबल कॉन्फेडरेसीज, मोस्ट नोटेबली द अलमानी, द फ्रैंक्स एंड द गोथ। और इसके अलावा और जो चुनौतियां मिल रही थी, वो जर्मनी के क्षेत्र से जो कबीलाई जो समाज था, वहां से उन्हें चुनौतियां मिली। वो उनमें से इनमें 3 कबीलों का नाम यहाँ पे आएगा, 3 जनजातियों का नाम यहाँ पे आएगा, अलमेनाई, और दूसरे का नाम है फ्रैंक्स, और तीसरे का गोथ। ये तीनों ही लड़ाकू जनजातियां थी जो ये चुनौती पैदा कर रही थी। बिगेन टू मूव अगेंस्ट द राइन एंड द डैन्यूब फ्रंटियर्स, ये दोनों ही राइन और डैन्यूब के सीमावर्ती क्षेत्रों में दखल करने लगे, अंदर घुसने लगे। एंड द होल पीरियड फ्रॉम 233 टू 280 शो रिपीटेड इन्वेजन of whole line of the province that stretched from the Black Sea to the Alps and the southern Germany। 233 से 280 ईस्वी के आसपास तक ये पूरी कंप्लीट सीमा रेखा पर आक्रमण नियमित रूप से चलते रहे, और इस काला सागर के अंदर आल्प्स और दक्षिण के अंदर जर्मनी तक, यानी पूरी तरीके से जो है आक्रमण झेलता रहा रोमन साम्राज्य। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द डैन्यूब। रोमन साम्राज्य ने यानी डैन्यूब नदी तक का जो क्षेत्र था वो जबरदस्ती हासिल किया था। while the emperors of this period who are constantly in the field against that the Romans called barbarians। और यहाँ पर रोमन साम्राज्य के साथ अब ऐसा हो रहा था, while the emperors of this periods were constantly, यानी इस समय के शासक, रोमन साम्राज्य के शासक कमजोर साबित हो रहे थे। रोमन साम्राज्य के शासक अब इन जनजातीय शासकों को बारबेरियंस बोलते थे, बर्बर कहते हैं उनको हिंदी में। जिनके मन में कोई दया भावना, दर्द भावना नहीं होती, उन्हें बारबेरियंस बोला जाता है। द रैपिड सक्सेशन ऑफ एम्परर्स इन द थर्ड सेंचुरी, और इस तरह से तीसरा जो है एक तीसरी सदी का एक और संकट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके अंदर 47 साल में 25 जो है सम्राटों को बदला गया है। यानी इतनी कम अवधि में, 47 वर्ष की अवधि में 25 सम्राट बार बार बदल दिए गए। तो इसका मतलब है शासन करने का मौका नहीं मिल रहा था, गृह युद्ध के हालात वहां पे रहे होंगे। इट इज एन ऑब्वियस सिस्टम टू obvious symptom of the strain faced by the empire in this period। यह इस समय अवधि के दौरान सबसे मतलब तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे लक्षण का एक प्रमाण हमारे सामने देता है। तो तीसरी सदी के संकट में हमने ये चीजें रोमन साम्राज्य की पढ़ी, जिसमें अलमनाई है, और उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से ट्राइब्स का हमला हुआ है, फ्रैंक्स का और गोथ्स का, और यहाँ पे ससानियन का, और इसके अलावा 47 साल में 25 जो राजा चेंज हुए हैं वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाद आप बताइए बेटा, कोई भी इसके कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। प्रियंका, हर्ष, पूछिएगा बेटा कोई भी टॉपिक, हम आगे चलें। देखिए, जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर, इसमें क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ जेंडर, लिटरेसी, कल्चर इन रोमन। यहाँ हम दिखा सकते हैं आपको क्वेश्चन जो हमने पहले जो पढ़ाए थे बच्चे उनके लिए बनाया था। तो इस तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, उसके अंदर मैटर इसमें से ही आपको बनाना है। छोटा मैटर बना लें लेकिन आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखें। वन ऑफ द मोर मॉडर्न
feature of the Roman society was the widespread prevalence of the nuclear family. रोमन साम्राज्य की एक और आधुनिक विशेषता यह थी कि उस समय एकल परिवार व्यवस्था व्यापक तौर पे देखी गई. एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज. वयस्क लड़के अपने परिवार के साथ में नहीं रहते थे. एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट्स ब्रदर टू शेयर ए कॉमन हाउस होल्ड. इसीलिए कभी कभी इस तरह के अपवाद होते थे कि कोई जो वयस्क भाई है और वो अपना कोई हिस्सा किसी के साथ में साझा करता है. ऑन द अदर हैंड स्लेव वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज द रोमन अंडरस्टूड दिस. रोमन साम्राज्य के अंदर दासों को भी घर का सदस्य माना जाता था. जैसे घर का कोई भी सदस्य होता है तो दासों को भी उस समय सदस्य मानते थे घर का. बाय द लेट रिपब्लिक, अंतिम समय के दौरान यहाँ पे जो गणराज्य की बात की गई है, अंतिम रूप से जो गणराज्य की बात यहाँ पे की गई है, बाय द लेट रिपब्लिक द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, पहली सदी ईस्वी पूर्व के दौरान, द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority. यहाँ ये बताया गया है कि एक सामान्य शादी के दौरान बाद में करना 15 मिनट बाद. इसके अंदर बेटा जेंडर लिटरेसी और कल्चर का टॉपिक हम बता रहे थे. इसमें रिपब्लिक के अंदर कौन कौन सी बातें बता रखी हैं कि टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज वन वेयर द वाइफ डिड नॉट ट्रांसफर टू हर हस्बैंड अथॉरिटी बट रिटेन्ड फुल राइट्स इन द प्रॉपर्टी ऑफ हर नेटल फैमिली. यहाँ ये बताया गया है कि जहां लड़की की शादी होती थी, पति के घर के अंदर तो उसका कोई ऐसा हक नहीं था, अथॉरिटी पे किसी तरह का कोई हक नहीं था, लेकिन अपने पिता की संपत्ति में उसका हक माना जाता था. while the woman's dowry went to the husband for the duration of the marriage, लेकिन जिस समय शादी के दौरान खासतौर पे महिला को जो दहेज के रूप में जो पैसा मिलता था, the woman remained the primary heir of her father, तो उस पर सबसे ज्यादा हक जो था वो उस महिला का रहता था. बिकेम एन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ओनर ऑन हर फादर्स डेथ, और उनके जैसे पिता की मृत्यु होने पर वह अपने पिता की संपत्ति की वारिस भी बन जाती थी. दस रोमन वुमेन एंजॉयड कंसिडरेबल लीगल राइट्स इन द ओनिंग एंड द मैनेजिंग प्रॉपर्टी. इस प्रकार से रोमन महिलाएं जो थी वो संपत्ति के अधिकार के द्वारा, यानी मालिकाना हक उनके पास था, नियंत्रण करने का, संपत्ति को नियंत्रित रखने का जो कानून उनके हक में था. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन लॉ द मैरिड कपल वाज नॉट वन फाइनेंशियल एंटाइटी बट टू. इनका मानना था कि एक शादीशुदा जो महिला है वो केवल एक व्यक्ति की तरह उनको नहीं काउंट करते थे, उनको दो व्यक्तियों के रूप में माना जाता था क्योंकि उनके पति को भी शामिल करते थे. एंड द वाइफ एंजॉयड कंप्लीटली लीगल इंडिपेंडेंस, और इस तरीके से महिला जो है पूरी तरह से आज़ादी का एहसास करती थी. डाइवोर्स वाज रिलेटिवली इजी, तलाक लेना आसान था. एंड नीडेड नो मोर देन ए नोटिस ऑफ इंटेंट टू डिसॉल्व द मैरिज. केवल एक हल्का सा नोटिस, यहाँ पे इसमें ये बताया गया है कि कोई एंड
needed no more than a notice, यानी एक नोटिस देना होता था, उसके अलावा और कुछ नहीं करना था, ये शादी भंग हो सकती थी। आइदर हस्बैंड और वाइफ, या तो हस्बैंड ऐसा करे या फिर वो उसकी वाइफ ऐसा करे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वेरियस मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s, यानी 20वीं सदी के जो आरंभिक वर्षों के अंदर या फिर यहाँ पे अर्ली 30s के दौरान की बात है, यानी अगले दशक की बात की गई है यहाँ पर। और जो वुमेन्स वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s, यहाँ पे कहा गया है कि लड़कियों की शादी जो है टीन एज में होती थी या फिर 20 तक हो जाती थी। एंड सो देयर वाज एन एज गैप बिटवीन हस्बैंड, और जो है पुरुषों की शादी होती थी वो यहाँ पे बताया गया है कि लेट 20s का मतलब होता है कि वो कम से कम 25 प्लस होकर के और 30 तक उनकी शादियां रहती होंगी। तो काफी एज गैप था उन दोनों के बीच में, बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ, एंड दिस वुड हैव एनकरेज्ड सर्टेन इनइक्वालिटी, इससे उनमें असमानता पैदा होती थी। मैरिज वर जनरली अरेंज्ड, जो यहाँ पे शादियों के विषय में चर्चा की गई है, शादियां इस तरह से होती थी कि वो उनको एक तरह से जैसे अरेंज मैरिज उस समय होते थे। देयर इज नो डाउट दैट वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड्स, कि यहाँ पे कोई इतना शक वाली बात नहीं है कि हस्बैंड का नियंत्रण और महिला पर पूरी तरह से होता था, वह उसको अपने परिसंपत्ति मानते थे। ऑगस्टाइन द ग्रेट कैथोलिक बिशप हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द नॉर्थ अफ्रीका, एक ऑगस्टीन नाम के एक महान कैथोलिक बिशप जो थे वो नॉर्थ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपना अधिकतर समय बिताया। टेल्स अस दैट हिज मदर वाज रेगुलरली बीटन बाय हिज फादर, वो बताते हैं कि मेरी माता जी को मेरे पिता के द्वारा रेगुलर रूप से पीटा जाता था। दैट मोस्ट अदर वाइव्स इन द स्मॉल टाउन वेयर ही ग्रीव अप, जहाँ वह पला बड़ा हुआ, तो वहाँ आसपास की महिलाओं के साथ भी ऐसा ही होता था। हैड सिमिलर ब्रूसेस टू शो, वे आपस में एक दूसरे की पिटाई की मार दिखाती रहती थी। फाइनली फादर्स हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, और अंतिम रूप से पिता जो थे वो पिता को बच्चों पे नियंत्रण का वैधानिक हक मिल गया। एंड समटाइम्स टू ए शॉकिंग डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ए लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन द एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन, और कभी कभी ऐसा भी था कि जैसे जो लीगल बच्चे थे उनके लिए तो डिसीजन किसी तरह से हो जाता था, लेकिन जो इलीगल बच्चे थे, अनवांटेड चिल्ड्रन जिन्हें कहते हैं, जिनको जो नियमों के अनुसार नहीं थे, तो उनका निपटारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई, उन्हें सर्दी में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था और वो मर जाते थे। व्हाट अबाउट लिटरेसी, यहाँ पे साक्षरता के विषय में बताया गया है कि लोग पढ़े लिखे कितने थे। It is certain that rates of the casual literacy varied greatly between different parts of the empire, साम्राज्य के विभिन्न भागों में साक्षरता की दर अलग अलग रही। फॉर एग्जाम्पल इन पोम्पेई विच वॉज बरीड इन ए वॉल्केनिक इरप्ट इन 79 सी, जो कि 79 ईस्वी पूर्व में एक वहाँ पर ज्वालामुखीय घटना की वजह से जो दब गया। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस, इस बात के स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल रहे हैं ऑफ वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी, की यहाँ पर लोगों को शिक्षा का स्तर ठीक था। वॉल्स ऑन द मेन स्ट्रीट्स ऑफ द पोम्पेई ऑफन कैरीड एडवर्टाइजमेंट्स, क्योंकि पोम्पेई की दीवारों पर विज्ञापन छपे हुए हैं। एंड ग्रिफ्टी वर फाउंड ऑल ओवर द सिटी, और जो ग्रिफ्टी एक कला होती है, ग्रेफाइटी, और इस तरह की जो ग्रेफाइटी का इस्तेमाल इन शहरों के अंदर चित्रकला के रूप में किया गया था। बाय कॉन्ट्रास्ट, अगर इसकी तुलना की जाए, इन इजिप्ट के अंदर वेयर हंड्रेड्स ऑफ पेपायरस सर्वाइव्स,
यहाँ पे काफी संख्या में पैपायरी जो है जिन पे पत्तों पे लिखा जाता है वो सैकड़ों की संख्या में वहां से मिले हैं। मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स वर यूजुअली रिटन बाय प्रोफेशनल स्क्राइब्स, यानी जो व्यावसायिक लेखक होते थे उनके द्वारा इस तरह के दस्तावेज तैयार किए जाते थे। जैसे किसी को समझौता करना है, एग्रीमेंट करना है, तो उस तरह के दस्तावेज वो तैयार करते थे। एंड दे ऑफन टेल अस दैट टेंथ और वाई एक्स और वाई इज अनेबल टू रीड एंड राइट, और इसमें बताया गया है कि एक्स और वाई पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, बट इवन हेयर लिटरेसी वाज सर्टेनली मोर वाइड स्प्रेड, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो साक्षरता है वो काफ़ी निश्चित रूप से बढ़ी हुई थी अमॉन्ग सर्टेन कैटेगरीज, जो अलग अलग वर्गों के अंदर मौजूद थी, सच एज सोल्जर्स, जैसे कि सैनिक ज़्यादा पढ़े हुए होते थे, आर्मी ऑफिसर्स, आर्मी के अधिकारी पढ़े लिखे थे, एंड एस्टेट मैनेजर्स, और इसके अलावा जो अधिकारी लोग होते थे वो भी पढ़े लिखे होते थे। अब यहाँ तक बताइए बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? बताइए, आगे चलते हैं। कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज, सांस्कृतिक विविधता जो है साम्राज्य में विभिन्न तरीकों से परिलक्षित होती थी, पता चलता था। एंड एट मैनी लेवल्स, और अलग अलग स्तरों से भी पता चलता था। इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस कल्ट्स एंड लोकल डीटीज, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती थी, अलग अलग तरह के रीति रिवाज समाज के अंदर विविधता पैदा कर रहे थे। प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत अधिक मात्रा में भाषाओं का परिचालन उस समय था। दैट वर स्पोकन, जो वहाँ बोली जाती थी। स्टाइल्स ऑफ ड्रेस, पोशाक लोगों की अलग अलग थी। कॉस्ट्यूम, उनके पहनावे का ढंग अलग था, अलग अलग आभूषण वो लोग पहनते थे। द फूड पीपल, और वो अलग अलग तरीके के भोजन खाते थे। देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, इवन देयर पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, और यहाँ तक कि जो सामाजिक संगठन को लेकर भी अंतर था। कुछ उनमें ऐसे थे जो कबीले में रहने वाले थे और कुछ लोग कबीलों में नहीं रहने वाले थे, और इसके अलावा बस्तियों की बसावट के आधार पर भी अंतर पैदा हो रहा था। अरामाइक वाज द डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ नियर ईस्ट, निकटवर्ती पूर्व के अंदर अरामाइक जो है वो एक वर्चस्ववादी भाषा समूह मौजूद था। एट लीस्ट वेस्ट ऑफ द यूफ्रेटस, जो कि फरात नदी के पश्चिम दिशा में पड़ता है। कॉप्टिक वाज स्पोकन इन इजिप्ट, कॉप्टिक भाषा का इस्तेमाल ये मिस्र में होता था या बोला जाता था। प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, प्यूनिक भाषा का इस्तेमाल और बर्बर भाषा का इस्तेमाल उत्तरी अफ्रीका में होता था। कैल्टिक इन स्पेन, कैल्टिक भाषा का इस्तेमाल स्पेन में एंड नॉर्थ वेस्ट और उत्तर पश्चिम में होता था। बट मैनी ऑफ दीज लिंग्विस्टिक्स कल्चर्स वर प्योरली ओरल, लेकिन कुछ इनमें से कुछ यानी जो बोलचाल की संस्कृतियां थी केवल मौखिक रूप से इस्तेमाल में ली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। एट लीस्ट अंटिल ए स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड फॉर देम, केवल यहाँ पर कम से कम एक स्क्रिप्ट जो है इसके बारे में मिल पाई है जो इनकी जानकारी हमें प्रदान करती है। आर्मेनिया फॉर एग्जाम्पल, आर्मेनियन जो है वो एक उदाहरण के तौर पे ओनली बिगेन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी, क्योंकि 5वीं सदी तक आते आते आर्मेनियन भाषा के अंदर लिखावट शुरू हो पाई। वेरियस देयर वाज ऑलरेडी एक कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी, जबकि 3री सदी तक कॉप्टिक भाषा के अंदर बाइबल की ट्रांसलेशन अवेलेबल हो जाती है। एंड एल्सवेयर ऑफ स्प्रेड ऑफ लैटिन डिस्प्लेज द रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज दैट वर अदरवाइज वाइड स्प्रेड, एंड दिस हैपेंड नोटेबली विद कैल्टिक एंड विच सीज्ड टू बी रिटन आफ्टर द 1st सेंचुरी, और पहली सदी तक आते आते लैटिन भाषा ने जो है इन अन्य भाषाओं का स्थान ले लिया और धीरे धीरे करके कैल्टिक भाषा और दूसरी और भाषाएं जो हैं उनकी जगह पर यह प्रतिस्थापित हो गई और इसने हर जगह व्यापक स्वरूप प्रदान किया। यहाँ तक का ये टॉपिक आपको रीड करना है और इसमें इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर इस तरीके से करने हैं। जैसे ये है, इसमें 3री सदी का संकट बताना है, तो कौन कौन से संकट है
वो आप पॉइंट्स के अंदर हेडिंग बना के कर सकते हो। इसमें आप अलग अलग बताओगे कि जेंडर के रूप में जैसे महिला और पुरुष में कितना अंतर समझते थे, कि जैसे प्रॉपर्टी के हक को लेकर जो भी एग्जाम्पल आए हैं वो लिख लो। लिटरेसी में, साक्षरता में कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोग अनपढ़ थे, वो बताना है। और किस बात से पता चलता है लिटरेसी थी या नहीं थी। और कल्चर के बारे में बताना है कि कौन सी कल्चर उस समय मौजूद थी और कौन सी नहीं थी। ठीक है बेटा। और कोई किसी तरह की प्रॉब्लम बेटा? प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपने, मैंने वो जो क्वेश्चन आंसर भेजे थे उससे कुछ हेल्प मिला या नहीं? आपने राइट किए? आप अपना राइटिंग का वर्क साथ साथ करिए बेटा, याद कर लो उनको लिख के। अब इसके बाद में अगला टॉपिक जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन का है। इसमें हम जैतून के तेल के उत्पादन के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि ये आप देखिए, जैसे गैस के सिलेंडर पड़े रहते हैं उस तरह के ये कंटेनर्स होते हैं और इनको एम्फोरे कहा जाता है। और यहाँ पे बड़े बड़े जो कंटेनर होते थे उनको ड्रेसल 20 कहा जाता था। इनमें जैतून का तेल भर के दूसरे स्थानों से मतलब यहाँ वो पैदा होता था और उसको दूसरे स्थानों पे ये लोग भेजते थे। बढ़िया क्वालिटी का तेल ये लोग तैयार करते थे। इसके अंदर हम बहुत डिटेल से इस चीज को पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक जो है इसमें श्रमिकों के साथ में होने वाले व्यवहार पे हम चर्चा करेंगे कि मजदूरों के साथ में, दासों के साथ में किस तरह का व्यवहार उस समय होता था। दासों को बेटा जंजीरें डाल के रखा जाता था, उन पे उनको दागा जाता था, जैसे लोहे का त्रिशूल गर्म करके या कोई भी भाला गर्म करके उनके शरीर को फूंक दिया जाता था ताकि पहचान हो जाए कि वो भाग नहीं सकता है। इस तरह का काम करते थे। और अगर कोई भाग जाता है छोड़ के तो उसको पनिशमेंट मिलती थी, कोड़े बरसाए जाते थे। तो इस तरह का था बेटा। बड़ा मुश्किल दौर उस समय का रहा। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं बेटा। आप लीव कर सकते हैं। लीव कर सकते हैं बेटा। मधु, प्रियंका,